और दोस्तों, राजस्थान बाबा एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महिला एवं बाल अपराध से संबंधित चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड IPC 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराध के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना निर्धारित करता है। इस संहिता में महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त है। भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं के तहत महिलाओं पर होने वाले अपराधों के लिए कठोर कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। तो आइए हम उनकी निम्न धाराओं के बारे में अध्ययन करते हैं। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। और धारा 354A महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 354B में बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना धारा 354B में है। धारा 354C ताक झांक करना यानी किसी को छिप कर देखना। और धारा 354C डी यानी महिला का पीछा करना से संबंधित है। और धारा 509 शब्द अंग विक्षेप यानी किसी अंग को छूना, देखना या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित हो के बारे में प्रावधान ये सभी धाराएं करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट यानी 1872 में यह एक्ट अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत लाया गया था। मूल रूप से यह अधिनियम 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 11 अध्याय 167 धाराएं हैं। यह 3 भागों में विभाजित है। इस अधिनियम ने बनने के बाद ने 135 से अधिक वर्षों की अवधि के दौरान समय पर कुछ संशोधनों को छोड़कर अपने मूल रूप को बरकरार रखा है। यह कोर्ट मार्शल सहित अदालत की सभी न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है। हालांकि यह शपथ पत्र और मध्यस्थता पर लागू नहीं होता। इस अधिनियम में महिलाओं से जुड़ी प्रमुख धाराएं इस प्रकार है। धारा 53A क्या कहती है? कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना यानी भारतीय दंड संहिता 1845 की धारा 354, 354 ग, 354 ख, 354 ग, 354 घ व 376, 376 ए, 376 AB, 376 B, 376 C, 376 D, 376 DA, 376 DB, 376 के दिन किसी भी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिए सम्मति का विवाद है या पीड़िता के आचरण या ऐसे व्यक्ति को किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसे सम्मानित या सम्मानित की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होता है। धारा 114A बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा दी गई है। भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा
376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E के अधीन किसी अभियोजन में जहाँ अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित होता है। और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्कार किया गया है सम्मति के बिना किया गया है, और ऐसा स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी या सहमति नहीं दी, वह न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। इस धारा में मैथुन में भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 375 के खंड क से खंड घ में वर्णित कोई कार्य अभिप्रेत होगा। धारा 114 बी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 क, 354 ख, 354 ग, 354 घ व धारा 509 क, 509 ख के तहत किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और यदि पीड़ित न्यायालय के समक्ष यह कथन करती कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है, उसकी लज्जा भंग हुई है, अथवा उसके कपड़े उतारे गए, अथवा उसका पीछा किया गया है, या उसकी निष्ठा में हस्तक्षेप किया गया है, अथवा वह किन्हीं साधनों द्वारा यौन उत्पीड़न की गई है, वहाँ न्यायालय जब तक कि विपरीत अपराध साबित न हो तब तक यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है। खदान अधिनियम यानी माइंस एक्ट 1952 1952 यह अधिनियम मालिक के लिए खान और खनन का कार्य का प्रबंधन करने और खान में स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था करने के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह खानों में कार्य के घंटों की संख्या, न्यूनतम मजदूरी दरों और अन्य संबंधित विषयों पर भी निर्धारित करता है। खदान अधिनियम 1952 की धारा 12 के तहत गठित समिति की अनुशंसाओं तथा गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श के आधार पर श्रम रोजगार मंत्रालय ने 29 जनवरी 2019 की गजट अधिसूचना द्वारा जमीन के ऊपर स्थित खदानों में शाम 7 बजे सुबह 6 बजे तक और जमीन के नीचे स्थित खदानों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक महिलाओं को तकनीकी निरीक्षण संबंधी और प्रबंधकीय कार्यों में रोजगार देने की अनुमति प्रदान की है, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता न हो। आगे देखिए, खान अधिनियम 1952 में जमीन के ऊपर या नीचे स्थित खदानों में महिलाओं को शाम 7 से सुबह 6 बजे तक रोजगार देना प्रतिबंधित था। विभिन्न महिला कारीगर समूह, उद्योग जगत और इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सरकार ने समय पर यह मांग की थी कि खानों में कार्य करने के लिए महिलाओं को भी रोजगार के समान अवसर दिए जाने चाहिए। खान कंपनियों ने भी इस संबंध में अनुरोध किया था। खान अधिनियम 1952 की धारा 83 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के तहत खान अधिनियम 1952 की धारा 46 यानी 46 के प्रावधान में से महिलाओं को जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे स्थित खदानों में रोजगार प्रदान करने की छूट दी है। जमीन के ऊपर स्थित किसी खदान में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में खदान का मालिक महिलाओं को रात्रि 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की कार्य अवधि प्रदान कर सकता है। महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी। ऐसे नियुक्ति में महिलाओं को
पर्याप्त सुविधाएं, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्य खान निरीक्षण द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर मानक संचालन क्रियाओं के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। कम से कम 3 महिलाओं को एक शिफ्ट में ड्यूटी दी जाएगी। जमीन के नीचे स्थित किसी खदान में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में खदान मालिक महिलाओं को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक तकनीकी निरीक्षण और प्रबंधकीय कार्य सौंप सकता है, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता न हो। महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी। अगर उनकी इच्छा है तो वो काम पर लग सकती है, अन्यथा मना कर सकती है। ऐसी नियुक्ति में महिलाओं को पर्याप्त सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। उनको मेडिकल और जो भी उनकी सुरक्षा से संबंधित सामान है वो उनको दिया जाएगा। मुख्य खान निरीक्षण द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर मानक संचालन क्रियाओं के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। उनकी सब प्रकार से देखरेख और संचालन की क्रिया के आधार पर उनकी नियुक्ति खदान के अंदर या बाहर की जाएगी। कम से कम 3 महिलाओं को एक शिफ्ट में ड्यूटी दी जाएगी। इससे कम कि अगर खान अधिकारी देता है तो वह अपराध माना जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे मैंने ये एक्ट पढ़ाए हैं अभी 3, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, तो आप इनको भी याद रखिए। अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो उनसे कौन से सन में वो एक्ट आया है, तो आप भूलिएगा मत। इनको या तो नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ, या फिर इनको बाद में पॉज कर करके देखकर नोट्स बना लीजिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक समय में एक ही पति या पत्नी रखने का प्रावधान है। इसमें महिला और पुरुष दोनों को तलाक और विवाह के संबंध में समान अधिकार दिए गए हैं। इस अधिनियम द्वारा अब हिंदू विवाह प्रणाली में निम्नांकित परिवर्तन किए गए हैं। हर हिंदू स्त्री पुरुष दूसरे हिंदू स्त्री पुरुष से विवाह कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। एक विवाह तय किया गया है। द्विविवाह अमान्य व दंडनीय अपराध भी। दूसरा विवाह अगर व्यक्ति के द्वारा या महिलाओं द्वारा किया जाता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। न्यायिक पृथक्करण, विवाह संबंध विच्छेद अथवा विवाह शून्यता की डिग्री की घोषणा की व्यवस्था की गई है। जैसे अगर आपको विवाह विच्छेद करना है, पृथक्करण करना है, तो आपको पहले न्यायालय में या कोर्ट में जाना होगा। वहाँ पे आपको तलाक कोर्ट के हिसाब से दिया जाएगा। वो डिग्री या डिप्लोमा दोनों के साइन होने पर ही। प्रवर्तिहीन तथा विभज्य विवाह के बाद और डिग्री पास होने के बीच उत्पन्न संतान को वैध घोषित किया जाएगा। मतलब मान लिया जाएगा कोई भी संतान हो गए, आप विवाह विच्छेद करना चाहते हैं और आपके संतान है तो उसको वैध यानी उसको माना जाएगा, परंतु इसके लिए डिग्री का पास होना आवश्यक है। न्यायालयों या कोर्ट में यहाँ पर वैधानिक करते हुए नियत किया गया है कि हर वैवाहिक झगड़ों में समाधान कराने का पहले प्रयास किया जाता है, यानी उन दोनों पक्षों में पहले समझौता किया जाता है। बाद में बीच या संबंध विच्छेद, निर्वाहन एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई।
न्यायालयों या कोर्ट को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि अवयस्क बच्चों की देख-रेख एवं भरण-पोषण की व्यवस्था व्यक्ति स्वयं करे अथवा महिला स्वयं करे। विवाह संबंधी अपराध और कानून से संबंधित धाराएं 493 से 498 तक विवरण इस प्रकार है। धारा 493 स्त्री को इस विश्वास में रखकर सहवास करना कि वह पुरुष उसके विधि पूर्वक विवाहित है, मतलब उसको विश्वास दिलाना अनिवार्य है। धारा 493 पति पत्नी में से किसी एक के द्वारा दूसरे के जीवित रहने के बावजूद दूसरा विवाह करना। इसका मतलब यह है कि आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो पहले आपके अगर कोई पति पत्नी मर जाए तभी आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। धारा 495 एक पक्ष द्वारा अपने पहले के विवाह को छुपाकर दोबारा विवाह करना यह कानूनी अपराध है। और धारा 496 लड़का या लड़की द्वारा छलपूर्वक आशय से विपरीत पक्ष को यह विश्वास दिलाना कि उनका विवाह विधि पूर्वक मान्य नहीं है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 497 अगर शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिलाओं के साथ संबंध बनाता है तो यह अपराध है, लेकिन इसमें शादीशुदा महिला के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। इस सेक्शन में सबसे जरूरी बात यह है कि विवाह महिला का पति भी अपनी पत्नी के साथ के खिलाफ केस दर्ज नहीं करा सकता है। इस मामले में शिकायतकर्ता विवाहित महिला से संबंध बनाने वाले पुरुष की पत्नी की शिकायत दर्ज करा सकती है। इस कानून के तहत अगर आरोपी पुरुष पर आरोप साबित होता है तो उसे अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। उच्चतम न्यायालय में 5 जजों की संविधान पीठ ने सितंबर 2018 को भारतीय आचार दंड संहिता आईपीसी की धारा 497 अभिचार एडुलटरी पर फैसला सुनाते देश के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने उच्च फैसला दिया था। धारा 498 का किसी विवाहित स्त्री पर पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर यह अधिनियम व्यावसायिक यौन उत्पीड़न वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले व्यापार की रोकथाम एवं उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। वेश्यावृत्ति करने या इसके लिए फुसलाने याचना करने के संबंध में दोषी महिलाओं को उससे मानसिक एवं शारीरिक स्थिति के आधार पर न्यायालय उसके सुधार संध्या में भी भेजने का आदेश दे सकती है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत बाल एवं महिला विशेष निम्नलिखित कार्य अपराध हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 साल व अधिक से अधिक 10 साल की जेल हो सकती है। धारा 366 का 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना या राजी करना। यदि कोई व्यक्ति किसी 16 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है, राजी करता है, किसी स्थल से जाने को या कोई कार्य करने को यह जानते हुए कि उसके साथ अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा, उसके लिए मजबूर किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 366 का विदेश से लड़की का आयात करना। यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से लाता है, यह जानते हुए कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना। यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध दुराचार
काम में लाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए उसको बेचता है या भाड़े पर देता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी वेश्या या किसी व्यक्ति को जो वेश्यागृह चलाता है या उसका संबंध करता वो बेचता है, भाड़े पर देता है, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। धारा 373 वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना, ये भी कानूनी अपराध है। यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचार काम में लाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए उसको खरीदता है या भाड़े पर देता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम के अंदर दिए गए अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी या उसके निर्देश के बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। विशेष पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी स्थान की तलाशी तब ले सकते हैं जब उनके साथ उस स्थान के 2 या 2 से अधिक सम्मानित व्यक्ति जिनमें कम से कम एक महिला भी साथ हो। वहाँ पर मिलने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति की आयु, लैंगिक शोषण व यौन संबंधी बीमारियों की जानकारी के लिए चिकित्सीय जांच कराई जाएगी। तलाशी के तहत संबंधित स्थानों पर मिलने वाली महिलाओं लड़कियों से महिला पुलिस अधिकारी की पूछताछ कर सकती है। यदि मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का आपका सेशन। अगला पार्ट मैं इसका बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को 1, 2, 3 बार देखते हैं तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।